नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात विधानसभा में पेश हुए समान नागरिक संहिता विधेयक की करेंगे। मोहन कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी बिल को सदन में पेश कर दिया गया। विपक्ष ने इस बिल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले ही सड़क से लेकर सदन में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने सदन में यूसीसी समेत 14 विधेयक पेश किए। इन विधेयकों को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति ली कि इन विधेयकों की जानकारी कार्य सूची में नहीं थी। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति के बाद अनुपूरक कार्य सूची में सभी विधेयकों को शामिल किया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। अब यूसीसी पर कल चर्चा होगी। चर्चा के बाद विधानसभा में सरकार यूसीसी बिल को पास कराएगी। कानून यहाँ जो बन जाएगा वो लागू हो जाएगा, उसका स्वागत कीजिए, उस पर अमल करिए। नहीं अमल करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का डंडा अमल कराएगा। यूसीसी बिल पेश, सियासत हुई तेज। सदन में बिल पर विपक्ष की आपत्ति। सदन में होगी चर्चा, विपक्ष करेगा विरोध। सदन से सड़क तक विपक्ष करेगा हंगामा। यूसीसी पर एम फैक्टर को लेकर तकरार। नागरिकों को मिलेगा समानता का अधिकार। यूसीसी बिल के तहत सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े समान नियम लागू किए जाएंगे। इस नए कानून में जनजातीय समुदायों को पूरी तरह से छूट दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी। लिव इन, सरोगेसी, एआरटी से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता। अवैध संतान शब्द को हमेशा के लिए किया खत्म। धर्म के आधार पर बहु विवाह की अनुमति नहीं होगी। 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को दंडनीय अपराध बनाया। बेटी और पत्नी को बेटे की तरह संपत्ति का समान अधिकार। पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित रहेगा। केवल एक विवाह ही कानूनी रूप से मान्य होगा। विवाह विच्छेद कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत मान्य होगा। विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीयन अनिवार्य किया। 21% आबादी वाले आदिवासी समाज को दायरे से बाहर रखा। विपक्ष यूसीसी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज देश और प्रदेश में मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं है, मांग यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की है। मांग समान नागरिक संहिता की नहीं है, मांग समान शिक्षा नीति की है, मांग समान चिकित्सा नीति की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामला देश का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है, प्रदेश का नहीं है। भाई उसका अर्थ ही ये है समान नागरिक संहिता का कि देश में लागू हो। एक प्रदेश में आप क्या हासिल करना चाहोगे? कांग्रेस भले ही कितना भी विरोध प्रदर्शन करे, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करे, अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सरकार एक के बाद एक कर कदम बढ़ाते हुए यूसीसी को लागू करने के अंतिम पड़ाव में है। जब ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा तो नागरिकों को इस कानून का पालन भी करना होगा। जो इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन अनुपूरक सूची के माध्यम से समान नागरिक संहिता विधेयक आज सदन में पेश हो गया। कल ही इसे डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने जगदीशपुर, जिसे कि पहले इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, वहां कैबिनेट ने इसे पास किया था। इसी पर चर्चा करेंगे और विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है, क्यों इसका विरोध कर रहा है, इस पर भी इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रवि अवस्थी जी। ऑनलाइन जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता कनुप्रिया सत्तन जी और बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में कनुप्रिया जी आप ही से करूंगा। समान नागरिक संहिता संविधान सभा की भावना है, इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए।
यदि अनुपूरक सूची में भी लाए हैं तो भी है तो अंत में संविधान सभा की भावना का पालन करना। इसमें किस बात की आपत्ति कांग्रेस को? आपत्ति किस बात की है या किस बात की नहीं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले तो ये जो कानून है वो अपनी परिभाषा में ही समान नहीं नजर आता। समान नागरिक संहिता है ना, आप कैसे हो सकता है जब आपने खुद प्रदेश की 21% से अधिक आदिवासी आबादी को इस कानून से बाहर रख दिया। इसका साफ मतलब है कि भाजपा के लिए ये कानून सामाजिक सुधार के लिए नहीं है, ये ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति का एक जरिया है। अब क्योंकि ये कह भी रहे हैं कि ये समान नागरिक संहिता है, तो मुझे प्लीज ये समझाइए कि ये समान नागरिक कैसे है ना। दूसरा, इस कानून के आने के बाद प्रदेश में क्या बदलेगा? मेरा आपसे सवाल है सुनील जी, क्या अमीर गरीब सबको एक जैसी शिक्षा का हक मिल जाएगा? क्या दोनों एक ही स्कूल में जाएंगे? क्या दोनों एक ही अस्पताल में जो है जाकर अपना इलाज करवा पाएंगे? प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतरीन हो जाएंगी? इसके बाद हमारे जो नौजवान हैं उनको नौकरियां मिलने लगेगी, हमारे प्रदेश से महंगाई खत्म होगी, जहां लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं वहां लोग मरना बंद कर देंगे, ट्रेन के डब्बे सबके लिए एक जैसे होंगे, और तो और महाकाल मंदिर में अमीरों और गरीबों की जो लाइन लगती है ना अलग अलग, क्या यूसीसी के आने के बाद वो लाइन खत्म हो जाएगी? ऐसा नया क्या होगा जिससे प्रदेश के नागरिकों को फायदा होगा? सरकार को अगर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत थी तो उसके पहले उन्हें यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन कोड लाने की भी जरूरत थी। एक तरफ तो आप दिल्ली में जो ये सरकार है वो स्टूडेंट्स को डंडे मार रही है, दूसरी तरफ आप प्रदेश में यूसीसी ला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सबका भला करना चाहते हैं। जिस प्रदेश में आप साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं पीने का, वहां पर सरकार की पहली चिंता यूसीसी होनी चाहिए या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? मेरा तो यही प्रश्न है। तो राजनीतिक लाभ के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए आप यूसीसी ला रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्थिति अब प्रदेश में और देश में खराब हो गई है। तो ये यूसीसी लेकर आए थे उत्तराखंड में भी, आप मुझे बताइए क्या बदल गया उत्तराखंड में उसके बाद भी? तो आप प्रदेश के विकास के लिए भी कुछ बिल ले आते तो हमको थोड़ा ज्यादा बेहतर लगता। आप लाए हैं यूसीसी, हम जानते हैं आप क्यों लाए हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, इससे आपने ये सब खत्म कर दिया क्या उत्तराखंड में? यहाँ खत्म कर पाएगा क्या ये यूसीसी? यही सवाल है बस हमारे। बहुत सारे सवाल है, कनुप्रिया जी के सवालों की झड़ी है, और दो बड़े महत्वपूर्ण जो बात है, हालांकि कुछ लोग इस पर सहमत होंगे भी कनुप्रिया की बात पर, यह भी एक बड़ा सवाल है कि 76 साल पहले संविधान लागू हुआ था और 76 साल का समय बहुत होता है। जिन समस्याओं की आप बात कर रहे हैं उन समस्याओं का निदान कितना हुआ है? मोहित जी आप दीजिए, बहुत सारे सवाल है और एक बड़ा सवाल जो उन्होंने उठाया, आदिवासियों को क्यों छोड़ दिया? 21% आबादी आपकी समान नागरिक संहिता में क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, वो एक लाल किताब हमेशा लहराते हुए दिखते हैं। उस लाल किताब को संविधान कहते हैं, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने शायद उसको सिर्फ हाथ में पकड़ के रखा हुआ है, कभी उसको पढ़कर नहीं देखा। संविधान के दायरे में यूसीसी आता है, संविधान के दायरे में यूसीसी को ला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का बिल है। देखिए, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तभी बाबा साहब अंबेडकर जी ने यूसीसी की बात की थी, मगर उस समय जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने ये कहा था कि अभी चूंकि देश कुछ समय पहले आजाद हुआ है तो हमारी प्राथमिकता दूसरी होनी चाहिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, तभी उसको स्टेट डिजायरेटिव पॉलिसीज में डाल दिया गया था। और ये तब कहा गया था कि जब प्रदेश इस बात को, स्टेट इस बात को चाहेगा और मानेगा कि इसके लाने की आवश्यकता है तो वो इसको लेकर आएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जब यूसीसी आने की बात मुख्यमंत्री जी ने करी तो सभी पार्टियों को बुलाया गया, तो कांग्रेस उस बैठक से, उस बुलावे से क्यों नदारद रही? क्योंकि ये यूसीसी पर अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं, और चूंकि अगर ये डिबेट में आएंगे, बहस में आएंगे, तो उनको पक्ष विपक्ष में बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये उस जो सभी पार्टियों को बुलाया गया था उसमें क्यों नहीं आए? अगर आपको आपत्ति है, सुझाव है, जो भी आपका स्वागत है। अब आप बात कर रहे हैं, अच्छा अभी भी हम जो बिल लाए हैं वो बिल टेबल हुआ, टेबल पर डिस्कशन होगा, अगर उसमें कोई चीज सुधारने लायक होगी तो सुधारी जाएगी, और अगर ठीक होगी उसको लागू किया जाएगा। अच्छा, जो ये जिनको कांग्रेस को जो चिंता है एम फैक्टर की, इनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो, अगर कनुप्रिया जी मुझे बता दें कि वो कब अस्तित्व में आया था। मैं बताता हूं आपको, 1937 में आया था, संविधान बनने के पहले आया था, और उसके पैरोकार का नाम बताऊंगा तो आपकी जमीन खसक जाएगी।
मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों से मांग की थी कि हमको शरीयत के हिसाब से कानून बनाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहिए। तब 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजों ने दिया था। तो क्या कांग्रेस पार्टी जिन्ना की परंपरा को जिंदा रखना चाहती है? तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, अच्छा देखिए 1956 के बाद हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू पर्सनल लॉ आया और उसमें समय समय पर संशोधन भी होते रहे, मगर कांग्रेस पार्टी ने, जिसने लगभग 5.5-6 दशकों तक देश पे राज किया, उसने कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं छेड़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा, जो कि संविधान से पहले का बना हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुस्लिम समाज के जो पुरुष वर्ग है, जो महिला को मुझे कहना नहीं चाहिए, उनकी ना तो वो इज्जत करते, ना उनको बराबरी का दर्जा देना चाहते, और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि मुस्लिम समाज के जो पुरुष वर्ग हैं उनके कहने पर आंख बंद कर पे महिलाएं जिस तरह से वोट देती रही हैं उस तरह से वोट देती रहें, क्योंकि अगर मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकार मिल जाएंगे, मुस्लिम महिलाओं को अपने हक मिल जाएंगे और वो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मजबूत हो जाएंगी, तो वो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगी, तो इनका वोट बैंक खसक जाएगा। इसलिए नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को भी अन्य समाज की महिलाओं की तरह अधिकार मिले। तो यही इनका मेन मुद्दा है, जिस पर ये मुस्लिम समाज के साथ खड़े तो दिखना चाहती, मगर सिर्फ पुरुष वर्ग के साथ। जी मोहित जी। रवि, आपने कनुप्रिया जी को भी सुना और मोहित गर्ग जो बात कह रहे हैं वो भी सुनी। कनुप्रिया का सीधा आशय है कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, विकास के बहुत सारे पहलू हैं, उन पर सरकार का फोकस होना चाहिए था। और दूसरी बात उन्होंने आदिवासियों को इस अधिनियम से अलग रखने की कही। और दूसरा जो मोहित जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस का विरोध वोट बैंक है, आप किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस और सत्ता पक्ष के इस कदम को? देखिए सुशील जी, जो दोनों राजनीतिक दलों की जो एक तरीके से अगर परिपाटी कार्यशैली की बात करें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं एक उसकी जो कोर वोट बैंक है उसकी तरफ पक्ष में खड़ी नज़र आती है, और इस मुद्दे पे भी लगभग वही उसका रुख है। कनुप्रिया जी की बात से भी ये बात का उजागर होती है। और स्वाभाविक तौर पर चूँकि विपक्ष में है कांग्रेस, तो वो सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी इस तरह के सुधार या जो भी कार्यक्रम लाए जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर विरोध करना उनकी एक परंपरा भी है, विपक्ष विरोध करता है और उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए यूसीसी तो पहले भी अन्य राज्यों में लागू, उत्तराखंड में तो 2024 में लागू हो चुका है, गोवा में तो कब से 1961 से लागू है, आज तक तो वहाँ कोई समस्या आई नहीं। तो विकास और सुधार दोनों जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। और अगर 76 साल बाद, जैसा आपने कहा कि देखिए किसी जो संविधान में जो बात कही गई है अगर उसको अब लागू किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो बदलता परिदृश्य है समाज का, उसकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज देखिए कितने सामाजिक जो ढांचा है उसमें कितनी तरह की विसंगतियाँ इन तमाम कारणों से आ रही, चाहे वो लिव इन के मामले हों या कोई दूसरे तरीके के मामले हों। तो स्वाभाविक तौर पर आप जब तक उसमें सुधार नहीं करेंगे, उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे, तो उसकी रोकथाम कैसे होगी? वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो, अब जहाँ तक अनुसूचित जनजाति की बात है तो अनुसूचित जनजाति को देश में स्वाभाविक तौर पर आप देखिए काफ़ी पिछड़ी जाति में गिनी जाती, जनजाति में गिनी जाती है, तो उनके संरक्षण को लेकर पहले से ही काफ़ी नियम है और उसी के चलते जो है आज भी उनको इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें संरक्षित किया जाए, चूँकि उनकी जो परंपरा है तो सर्वविदित है और स्वाभाविक तौर पर उसी को संरक्षित करने की दृष्टि से शासन ने उसको इस मसौदे से अलग रखा है। और उत्तराखंड में भी यही बात है, गुजरात में भी जो ड्राफ्ट बना है उसको भी तमाम समानताएं हैं, गोवा में तो ये काफ़ी पहले से लागू है। अब विरोध क्यों हो रहा है ये एक समस्या पर है, क्योंकि अभी तक तो जिन राज्यों में लागू वहाँ कोई इस तरह की दिक्कतें आई नहीं है। और जो कानून जो मध्य प्रदेश में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि आप अगर नियमों से हटके अगर आप काम नहीं करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं, पर रवि जी आप जो बात कह रहे हैं और जो कनुप्रिया ने बात उठाई है वो है तो महत्वपूर्ण कि आखिर आदिवासियों को इस अधिनियम से अलग क्यों रखा गया। बहरहाल मैं रवि जी आपके पास भी लौटूंगा। कनुप्रिया जी, आप महिला हैं, एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस अधिनियम में एक जो बड़ा कुप्रथा पर रोक की बात कही गई है, आप उसको किस नज़र से देखती हैं? एक है बहुविवाह, एक से अधिक पत्नी, और दूसरा है हलाला। इन प्रथाओं पर किसी भी समाज में हो, किसी भी धर्म में हो, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? क्या ये अधिनियम में इन पर रोक लगाई जाना
क्या उचित मानती हैं? आप कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते भी बोल सकती हैं और एक महिला के नाते भी, जैसा चाहें आप इस पर बोल सकती हैं। देखिए, एक महिला के नाते भी और एक कांग्रेस की प्रवक्ता के नाते भी मैं कांग्रेस का स्टैंड रखकर भी यही बात कहूंगी कि बहु विवाह का हम भी विरोध करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिलसिलेवार इन दोनों की बातों का जवाब देना चाहती हूँ सुशील जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बहु विवाह की, है ना। कल्याण, जो हमारा कल्याण मंत्रालय है, उसके पास गोपाल सिंह कमेटी की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये साफ दर्ज है कि मुस्लिम लोग, जिनको आप एम फैक्टर कह रहे हैं, बार बार मैं खुल के कहूंगी कि मुस्लिम लोग बहु विवाह में तीसरे नंबर पर है। पर पहले और दूसरे नंबर पर कौन है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे देश में एक नई बहस नहीं छेड़नी है, पर आप इसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी एक बहुत अहम बात अभी रवि अवस्थी जी ने कही थी, मुझे लगता है हमको उस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा गोवा मॉडल। देखो, बीजेपी भी ना हमेशा गोवा के कॉमन सिविल कोड की तारीफ करती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि गोवा के सिविल कोड में हिंदू पुरुषों को विशेष परिस्थितियों में दूसरी शादी करने की छूट दी गई है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं फिर? और चलिए इससे अपन इसको भी एक अलग चीज कर देते हैं। अब मैं बात करती हूँ, जब बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था, अनुच्छेद 44 का जिक्र किया था, लेकिन इसका तो इन्होंने आधा सच बताया, क्योंकि संविधान सभा की बहसों में बाबा साहब ने खुद ये साफ कहा था कि समान नागरिक संहिता को किसी भी समुदाय पर जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यही वजह है कि जब कांग्रेस 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लेकर आई और जब उन्होंने हिंदुओं से बात की और जब हिंदू कोड भी बनाया, तब भी उसमें हिंदुओं की सहमति ली थी। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, पर क्या आपने इस कोड को लाने से पहले सभी धर्मों के, समुदायों के जो बड़े लोग हैं, जो उनके जो धार्मिक लोग हैं, क्या आपने उनसे बिठाकर इस पर सहमति बनाई थी? या फिर जैसे कि अभी मैं बयान सुन रही थी, रामेश्वर शर्मा जी का बयान था कि जितनी अकड़ में उन्होंने ये बात कही कि मानना है तो मानो वरना डंडे तो बरसेंगे ही, क्योंकि अब तो बीजेपी की आदत हो गई है कि मानो वरना अगर आप विपक्ष में बोलेंगे तो वो आपको देशद्रोही बोल देंगे। बिल्कुल। वो आपको कनुप्रिया जी, एक सवाल, कनुप्रिया जी, मेरा एक पूरक सवाल आपकी बात से और मैं पूछना चाहता हूं। आपने एक रिपोर्ट का उल्लेख किया कल्याण मंत्रालय की, और जिसमें ये बात आप कह रही हैं कि गैर मुस्लिम एक से अधिक शादियां करने वालों में ज्यादा हैं, तो ये कानून तो उन पर भी लागू होगा, इसमें फिर क्या आपत्ति है? ये कानून तो सब पर लागू होगा। इसका मतलब ये है कि जो बुराइयां गैर मुस्लिम में हैं वो भी दायरे में आएंगी, और जो मुस्लिम समाज में जो कुप्रथाएं हैं वो भी दायरे में आएंगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये जो 21% आप छोड़ रहे हैं, क्या वो बहुविवाह नहीं करते हैं? जी मोहित जी, इस बात का तो जवाब आपको देना पड़ेगा। कनुप्रिया जी का एक वाजिब जवाब है, वाजिब सवाल है बल्कि, कि आपने वो मुस्लिम वाली बात कह ही नहीं रही हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनका सबसे गंभीर जो आपत्ति है वो आदिवासी समुदाय को आपने इस समान नागरिक संहिता से अलग क्यों रखा? यदि उनकी प्रथाएं हैं तो बाकी समाजों की भी प्रथाएं हैं। अनुच्छेद 342, संविधान का अनुच्छेद 342 आदिवासी समाज को प्रोटेक्शन देता है कि उनकी प्रथाओं को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आदिवासी समाज का कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। और जिस नियम की बात कर रही हैं कनुप्रिया जी, 1937 में बना था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जब नया संविधान लिखा गया उसके बाद कांग्रेस की वर्षों तक सरकार रही, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों नहीं छेड़ा? या नया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान में क्यों नहीं बनाया आपने? आप अंग्रेजों के जमाने से जिन्ना के नियम की पैरोकारी कर रहे हैं, उसको आपको छेड़ने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? आप कितने सालों तक आपकी सरकार प्रदेश में और देश में रही? हमसे आप बात कर रहे हैं, और जो ये इसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ये मुस्लिम महिलाओं के अलावा जो बाकी अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है। आपकी कोई पूजा पद्धति, आपको अगर आप मान लीजिए मुस्लिम है या आप क्रिश्चियन है, तो कोई आपको चर्च में जाने से नहीं रोक रहा, कोई आपको मस्जिद में जाने से नहीं रोक रहा, तो इसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ये धर्म विशेष की, अल्पसंख्यक समाज की विशेष तौर पर, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं। कांग्रेस की परिभाषा में अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। तो जो अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं उनको अन्य समाज की तरह हक मिले, उसके लिए यह बिल लाया जा रहा है। इसमें आपकी कोई धार्मिक आस्था को नहीं छेड़ा जा रहा है। धार्मिक आस्था से पुरुषों की है मुस्लिम समाज में। हम 4 शादियां करेंगे, कोई महिला 4 शादी करना चाहती है क्या? महिलाओं को हक दिया मुस्लिम समाज में, 4 शादियां करें। कनुप्रिया जी जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं मोहित जी, उसमें तो गैर मुस्लिम बहुविवाह कर रहे हैं। सब पर
वही आप सही कह रहे हैं ना, सब पर लागू होगा। ये किसी समाज विशेष को लेकर नहीं है, धर्म विशेष को लेकर नहीं है। जो तो यूनिफॉर्म 21% मतलब की जो आबादी है सबके वो लिए तो नहीं बराबर है, उसमें आपका यूनिफॉर्म वो सिविल उसको कोड उसको जो उसको है वो सुनिए, यूनिफॉर्म नहीं उसको है ना, वो उसको यूनिफॉर्म नहीं है। उसको संविधान से बढ़कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नहीं है। 342 अनुच्छेद में संविधान में बाबा साहब ने और वर्षों तक लगातार चल रहे सरकारों ने संविधान के 342 को इंटैक्ट रखा है, अनुच्छेद को। उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आप आदिवासी समाज की प्रथाओं को उसको आप उसके साथ छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते। वो प्रोटेक्टेड है, बिकॉज वो काफी पिछड़े रहे हैं, तो उनको संविधान से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसको हम चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि हम संविधान से इतर जाके संविधान के खिलाफ जाकर निर्णय लेंगे? संविधान आप कनुप्रिया जी, आप मानते कुछ बोल हैं रही तो थी। संविधान में तो ये भी लिखा गया है, संविधान में तो ये भी कहा गया है मोहित जी कि जब भी आप इस तरह को, जब आप समान कानून बिल लेकर आएंगे तो उसमें आप किसी पर जबरदस्ती ये नहीं थोपेंगे। ये खुद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। कनुप्रिया आप जी, इसे तो नहीं मान रहे हैं। कनुप्रिया जी, दरअसल आपका मानना और नहीं मानना अलग अलग है मोहित जी। या मोहित तो जी, आप जवाब दे मानिए, दीजिए आप इसका, फिर कहिए हम ये पूरा जवाब मानते दे हैं दीजिए इसका संविधान जवाब। को, या आप कहिए मानते ही जी, नहीं है। कनुप्रिया जी जवाब ले लेते हैं। मोहित जी जवाब दे दीजिए। आप अगर इतिहास में जाकर देखेंगी तो जो 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था, उसके ब्रैकेट में लिखा है शरीयत। तो आप शरीयत के कानून से चलाएंगे देश को, या मुस्लिम समाज शरीयत से देश का कानून चलाना चाहता है, या तो आप संविधान की बात कर लीजिए जो लाल किताब देश चला रहे हैं राहुल जी लाते हैं, आप संविधान की, या तो आप संविधान से चला लीजिए या शरीयत से चला लीजिए। आपसे यूसीसी की बात कर रही हूँ। जो शरीयत का कानून बना था, देखिए कनुप्रिया जी, कनुप्रिया जी, अगर आपको कल ध्यान हो, मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जगदीशपुर में कैबिनेट के बाद, तो आपको जो हमने सुना, रवि जी मुझे और क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि कितना उन्होंने ये बताया था कि इसको लेके बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी जिसने पूरे मध्य प्रदेश में सर्वे किया था, लोगों का अभिमत मांगा था। उस अभिमत में भी मुस्लिम समाज की महिलाओं ने और मुस्लिम समाज के पुरुषों ने इस यूसीसी को लाने का समर्थन किया था। बहरहाल रवि जी, ये जो विरोध दिख रहा है यूसीसी का, ये क्या विपक्ष के नाते क्या प्रतीकात्मक विरोध है, या कल आपको क्या लगता है सदन में कल हंगामा? और जैसा कि 21% आबादी वाली बात कर रही है, इसको लेकर भी कांग्रेस कुछ बड़ा स्टैंड उठाएगी। कैसा कल का विधानसभा का आपको नजारा कैसा दिखाई दे रहा है, क्या होगा वहां कल? देखिए सुशील जी, पहले थोड़ा सा एक जरा इसका जो सियासी विरोध है और उसी को लेके फिर कल आपने जो सदन वाली बात कही, मैं थोड़ा सा उससे पहले एक और बात कहना चाह रहा हूँ। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर अभी इस मामले में मध्य प्रदेश में भी काफ़ी राय मशवरा लोगों से लिया गया, सुझाव लिए गए काफ़ी, उसके बाद ही ड्राफ्ट तैयार हुआ है ना, पहली बात। दूसरी बात यह कि आज जिस समाज को लेकर इस बात के विरोध की बात कही जा रही है, आज उसमें एक बड़ा अंतर, काफ़ी बदलाव आप देखिए। जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं एक विवाह के पक्ष में ही है, वो भी नहीं बहुविवाह के पक्ष में है। और महिलाओं की स्थिति स्वाभाविक तौर पर है कि महिलाएं तो क्यों चाहेंगी कि बहुविवाह हो, तो वो तो पक्ष में है। अब जहाँ तक विरोध हो रहा है, तो केवल आप उसके एक बहुविवाह वाले पॉइंट को ही लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? आप बाकी की चीज़ें देखिए ना, लिव इन रिलेशनशिप का जो नया एक मामला ईजाद हुआ है, उस तरह की कितनी बुराइयां सामने आ रही, कितने आपराधिक मामले उसको बाद घटित हो रहे हैं। नहीं, पर रवि जी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे क्यों रही है सरकार? इस पर भी तो आपत्ति लिव इन रिलेशनशिप को इसलिए है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी के निर्देश के बाद ये चूंकि इसको वैधानिकता मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी नियंत्रण जरूरी। उस नियंत्रित करने के लिए मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने जो नया ड्राफ्ट तैयार करा है, उसमें तमाम चीज़ों को कड़ाई से लागू किया गया है कि भाई आप पंजीयन कराइए, सूचना दीजिए, आपके पेरेंट्स को सूचना हो। तो ये तो मुझे लगता है कि कहीं इसमें कुछ गलत नहीं है। जी कनुप्रिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? बिल्कुल, मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ सुशील जी। एक्चुअली पहला तो जैसे हम बहुत चिंता जता रहे हैं हम लोगों की, तो एक सवाल तो ये है कि अगर कोई आदिवासी पुरुष या कोई किसी गैर आदिवासी महिला से, या फिर कोई गैर आदिवासी पुरुष किसी आदिवासी महिला से विवाह कर ले या उसके साथ लिव इन में रहे, तो उस स्थिति में ये कानून कैसे लागू? मोहित जी से, ये जो अंतर है, ये सामुदायिक मामलों में आप कैसे लागू करेंगे, है ना? और दूसरा 2 सवाल है, दोनों के जवाब मांगूंगी मैं आपसे मोहित जी, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे, शायद आप वकील है। भाजपा महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है ना, आप मुझे बताइए कि जो लिव इन रिलेशनशिप की जिसकी अभी बात कर रहे थे हम,
वो लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने में आपने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य और जेल का प्रावधान दिया है। आपको नहीं लगता कि ऐसा करने के बाद इसके बाद मॉरल पुलिसिंग बढ़ जाएगी, पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ेगा? और बस खासकर कनुप्रिया जी महिलाओं का सवाल हो गया। मोहित जी सरकार क्या कनुप्रिया जी मेरे बालिग पास लोगों समय के का bedroom बहुत में अभाव है, जाएंगे? मेरे पास समय नहीं है। मोहित जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा इसको। देखिए, रवि जी ने भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन करना हर राज्य सरकार का कर्तव्य है और उसका पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसी के आधार पर ये वो लिविंग को इसमें ऐड तकनीकी किया बात गया कही, है। यदि आदिवासी गैर आदिवासी पुरुष महिला आपस में विवाह करते हैं तो इसमें वैधता कौन से अधिनियम की रहेगी? देखिए, इसमें देखिए हर चीज सिंगल लॉ से गवर्न नहीं होती, बहुत सारी चीजें मल्टीपल एक्ट से और लॉ से गवर्न होती हैं। तो वो तो देखिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो जैसी सिचुएशन पर होगी नहीं, उसमें लेकिन जो- चलिए मेरे पास अगर- समय का अभाव है, लेकिन ये होता रहेगा क्योंकि आदिवासी गैर आदिवासियों के बीच में भी विवाह होते रहे हैं और उसमें ये कनुप्रिया जी के सवाल पर ही हम जो है आज की डिबेट को छोड़ते हैं कि फिर अधिनियम क्या आदिवासी का लागू होगा या फिर समान नागरिक संहिता लागू होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।